नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम देश प्रदेश से जुड़े गंभीर मुद्दों पर करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है पीएम मोदी और बेल्जियम की राजकुमारी की मुलाकात। दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के क्या है मायने, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। भारत दौरे पर आई बेल्जियम की राजकुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राजकुमारी एस्ट्रिड ने कहा कि भारतीय व्यवसायों को यूरोपीय संघ के बाजार तक पहुंच प्रदान करने में बेल्जियम की अहम भूमिका है। भारत की बढ़ती रणनीतिक भूमिका को बेल्जियम स्वीकार करता है। इस मुलाकात में और क्या बात हुई और इससे बेल्जियम और भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। बेल्जियम की राजकुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, साथ ही साथ भारत के अन्य नेताओं के साथ भी चर्चा की। पीएम मोदी ने राजकुमारी एस्ट्रिड द्वारा 300 सदस्यीय आर्थिक मिशन के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि यह कदम व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, कृषि, जीवन विज्ञान, नवाचार, कौशल और शिक्षा के क्षेत्र में नई साझेदारियों को जन्म देगा। इससे दोनों देशों के लोगों के लिए असीमित अवसरों के द्वार खुलेंगे। बेल्जियम और भारत के बीच व्यापार और कूटनीति के गहरे संबंध हैं। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था, इनोवेशन और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और बेल्जियम कई वर्षों से व्यापार, डायमंड उद्योग, फार्मास्यूटिकल और तकनीकी के क्षेत्र में साझेदारी कर रहे हैं। राजकुमारी एस्ट्रिड ने के नेतृत्व में आए इस आर्थिक प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य भारत के साथ निवेश और व्यापार के नए अवसर तलाशना और राजकुमारी एस्ट्रिड और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान जिन प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई, आइए एक नजर डालते हैं। तो एस्ट्रिड मुलाकात में जो व्यापार और निवेश पर चर्चा हुई, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया, यानी कि व्यापार और निवेश पर भी बात हुई। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो है वो तकनीकी और नवाचार। भारत और बेल्जियम मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, जो आज के युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की अगर जो बात करें रक्षा और सुरक्षा की, तो रक्षा उपकरणों, साइबर सुरक्षा और सामरिक सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत होगी। साथ ही साथ कृषि और जीव विज्ञान, भारतीय किसानों और वैज्ञानिकों को बेहतर टेक्नोलॉजी और शोध में सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ शिक्षा और कौशल की अगर जो बात करें, तो इसके दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को गति दी जाएगी इसके तहत। और साथ ही साथ अगर जो बात करें, भारत वैश्विक व्यापार और निवेश के नए अवसरों को तलाश रहा है और बेल्जियम इस दिशा में एक मजबूत साझेदार हो सकता है। बेल्जियम यूरोप का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है और भारत के साथ उसके व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। मुलाकात से भारत को नए निवेशकों को आकर्षित करने, अत्याधुनिक तकनीकी अपनाने और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी और राजकुमारी एस्ट्रिड की इस मुलाकात से यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में भारत और बेल्जियम के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी के कई नए अवसर खुलने जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ संजय सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, भारत और बेल्जियम, ये कहा जा सकता है इसके जो संबंध हैं बड़े पुराने हैं और आयात निर्यात के बारे में अगर जो बात किया जाए तो द्विपक्षीय व्यापार 15.07 अरब अमेरिकी डॉलर पिछले साल था। इसे और बढ़ाने का प्रयास होगा। और जो आई हैं अभी एस्ट्रिड और जो पीएम से मुलाकात हुई है उनकी, जो राजकुमारी हैं बेल्जियम की,
तो विभिन्न क्षेत्रों में बातें हुई हैं। क्या लगता है कि एक तरह से यूरोप हाथ बढ़ा रहा है भारत की तरफ या भारत हाथ बढ़ा रहा है यूरोप की तरफ? जी प्रवीण जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जी। देखिए, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के और इनका जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, तो एक कहा जाए कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की और खासतौर से आर्थिक रूप उसमें इकोनॉमिक उसमें वर्ल्ड ऑर्डर का एक नया बन रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। यूरोपियन यूनियन जिसके जो है जिसके 27 देश हैं, जिसका बेल्जियम भी फाउंडर मेंबर है, यूरोपियन यूनियन भी भारत की ओर निगाह लगा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात जो हम लोग इधर सुन रहे हैं कि यूके, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, बाहर है, वो भी भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा है। और अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने देखा है कि यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर आई थी, सबसे बड़ा डेलीगेशन लेके भारत आई थी, तो वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन भारत से कर रहा है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस साल के आखिर तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि चाहे बेल्जियम हो, बेल्जियम भारत का बेल्जियम 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब बेल्जियम के टर्म में बात करें एज ए नेशन, भारत को सबसे बड़ा 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, भारत को एक्सपोर्ट करता है वो। मैं यूरोपियन यूनियन के टर्म में ही बात करता हूं क्योंकि बेल्जियम भी उसी का पार्ट है। हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत की ओर दुनिया देख क्यों रही है। ये मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष भी हो रहा है, गर्व का भी अनुभव हो रहा है, और एक भारतीय होने के नाते गर्व का अनुभव भी होता है, जिसको हमें सबको जानना चाहिए देश को। भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका मध्य वर्ग है। भारत का जो उपभोक्ता बाजार है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। अभी कुछ आंकड़े आए हैं, मैं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। अब ये टैरिफ का जो जंग चल रही है, बहुत बड़ा असर भारत पे नहीं पड़ने वाला है। उसका मूल कारण है भारत का घरेलू उपभोक्ता बाजार। अब अभी डिलाइट इंडिया और रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया था भारत के उपभोक्ता बाजार में, जो उसकी खपत के हम बारे थोड़ी में देर के लिए रोकना चाहेंगे। संजय जी हम आपको थोड़ी जी। देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र सिंह भाटिया जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी कुछ सवालों का जवाब दे रहे हैं, हम उसके बाद आपके पास आते हैं। भाटिया जी। जी संजय जी जारी रखिए। अब भारत का जो कंज्यूमर मार्केट है, उपभोक्ता बाजार है, जो भारत के हम लोग निवास भारतीय है जो उसका उपयोग करते हैं, यहाँ का जो मार्केट है वो 2013 में 87 लाख करोड़ का था, और 2024 में दुगने से बढ़कर ये 1,83,000 करोड़ से का अधिक का हो गया है। ये इतना बड़ा भारत का उपभोक्ता बाजार है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की बढ़ती खपत के कारण दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। इसलिए भारत की ओर पूरी दुनिया निगाह लगाए हैं, और इसको जो है भारत की इस आर्थिक शक्ति का पीछे मेन स्रोत है भारत का मध्यवर्ग, मिडिल क्लास। और एक और जानकारी देना चाहता हूं कि भारत में मध्यवर्ग के लोगों की संख्या जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में करीब 43 करोड़ थी। देखिए दुनिया देख क्यों रही है, और मोदी जी जो कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, वो किस आधार पर कहते हैं, मैं इस बात का खुलासा कर रहा हूं कि 2021 में भारत का जो मध्य वर्ग था वो 43 करोड़ था, और 2047 तक ये 102 करोड़ हो जाएगा, 1 बिलियन। ये अब आप समझिए भारत कितनी बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है आर्थिक रूप से, जिसकी देश की 102 करोड़ की जनसंख्या एक मध्य वर्ग में, मिडिल क्लास में आ जाएगी। कितनी जबरदस्त परचेजिंग पावर होगी, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, भारत को के आगे सब नतमस्तक हो जाएंगे। और ये जो मध्य वर्ग है इसकी आप परचेजिंग पावर भी सुन लीजिए।
इसकी जो बाइंग कैपेसिटी है, जो इसकी इनकम का वो है, वो 5 लाख से 30 लाख रुपए तक की वार्षिक आय है इस मध्य वर्ग की। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है भारत का। और एक और रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, रिसर्च फर्म कांतार है एक, उसकी एक रिपोर्ट आई है 2030 तक सालाना $10,000 से अधिक आय वालों भारतीयों की संख्या 3 गुनी हो जाएगी। $10,000, 10,000 आज के टर्म में अगर 88 रुपए 89 रुपीज के हिसाब से जोड़ लिया जाए तो करीब ये 8,80,000 9 लाख हो जाती है। तो ये भी मतलब उसी मध्य वर्ग में एक वर्ग ऐसा है जिसकी जो वार्षिक आय है, जो उसकी इनकम है, वो करीब 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष है, जो मैंने आपको आंकड़ा भी बताया है। जो 5 लाख से 30 लाख की है, उसमें से एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी जो है वो जो है वो करीब 9 लाख रुपए है। और ये जो है उसके हिसाब से, सर्वे के हिसाब से 2024 में ये करीब 6 करोड़ थी और 2030 तक ये साढ़े 16 करोड़ हो जाएगी। तो ये जो भारत का ये जो क्लास है, ये बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। अब चाहे यूरोपियन यूनियन हो, आप मैंने आंकड़े इसलिए रखे कि ये क्लियरिटी बन जाएगी कि भारत की ओर दुनिया क्यों आ रही है। यूरोपियन यूनियन पूरा डेलीगेशन ये बड़ा ऐतिहासिक रहा है। हाँ, 300 के करीब जी 300 लोगों के साथ जी। तो हम आएंगे, ठीक है, आएंगे आपके पास। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह भाटिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। जैसा कि अभी तो इस कार्यक्रम में इस बात का हमने जिक्र नहीं किया है कि आज यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने एक बात कही है कि 2 तारीख से जितना टैरिफ भारत लगाता है उतना ही भारत के उत्पादों पर वो टैरिफ लगाएगा। और ऐसा हर देश के साथ वो कर रहे हैं ट्रंप। ऐसे में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, क्या लगता है सुरेंद्र सिंह भाटिया जी, व्यापारिक रिश्ते उधर से डाइवर्ट होकर के कहीं यूरोप की तरफ जाते हुए तो नहीं दिख रहे हैं? और इसका खामियाजा कहीं अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है कि भारत का अगर जो रुख कहीं यूरोपीय संघ की ओर हो गया, जैसे 300 डेलीगेशन आज आए हैं, तो इस तरह से घाटा उठाना पड़ सकता है उसे? नहीं धीरेन्द्र जी, जो बात आप कह रहे हैं निश्चित रूप से भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे अमेरिका कभी भी धमका लेगा, कभी टैरिफ के नाम पे, कभी और किसी के नाम पे। कोई समय होता था ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भारत को गेहूं के नाम से भी ब्लैकमेल किया जाता था। अब भारत का जो मिडिल क्लास की संजय जी बात कर रहे थे, भारत का मिडिल क्लास पूरे यूरोप की जितनी आबादी है उतना भारत का मिडिल क्लास है। इस कारण पूरे यूरोप के जो छोटे छोटे कंट्री है, चाहे बेल्जियम हो चाहे और कोई भी कंट्री हो, उनके लिए भारत बड़ा महत्वपूर्ण है। अब भारत के जो टूरिस्ट हैं इस समय सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत का और बेल्जियम का जो आयात निर्यात है वो भी बड़े अच्छे, मतलब लगभग जैसा कि 8वीं बेल्जियम के जो निर्यात और आयात का जो है बैलेंस, वो लगभग बराबर है। भारत भी उन्हें अनेक वस्तुओं का निर्यात और आयात करता है और बेल्जियम भी करता है। तकनीक के मामले में भी भारत जो है अब किसी से भी कम नहीं है, जिस कारण भारत का महत्व यूरोपियन कंट्री के लिए बड़ा है। अमेरिका, क्योंकि ट्रंप इस प्रकार के राष्ट्रपति हैं जो इस बार अपनी पीठ थपथपाने के लिए कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिसका अल्टीमेटली नुकसान अमेरिका को होने वाला है लॉन्ग टर्म में। आप किसी को धमकाएंगे, किसी पे टैरिफ लगाएंगे, इस प्रकार जो डिप्लोमेसी है वो नहीं चल सकती। और मोदी जी के आने के बाद मैं देख रहा था 2023 में एक बड़ा डेलीगेशन बेल्जियम भी भारत का मंत्रिमंडल स्तर पे गया था। और बेल्जियम और यूरोप के देश जैसा कि इंग्लैंड, संजय सिंह जी भारत से फ्री
कि कुछ उस मामले में कुछ इंक्वायरीज थी, कुछ हिचक थी, और यूरोपियन कंट्री के साथ जैसे जैसे भारत के संबंध मधुर होंगे उसका लाभ भारत को भी होगा और यूरोपियन कंट्री को भी होगा और अमेरिका को काउंटर भी किया जा सकता है। हमें अगर जैसे भारत का मिडिल क्लास है, भारत के मिडिल क्लास को यूरोपियन कंट्री को भी जरूरत है भारत के मिडिल क्लास की, केवल अमेरिका को ऐसा नहीं है कि अमेरिका के ऊपर हम निर्भर करते हैं। अब भारत अपने अनुसार बात करता है, व्यापार करता है, वो समय नहीं रहा है कि भारत को माने, और यूरोपियन कंट्री तो मुझे लगता है अमेरिका का भारत का मान सम्मान करते हैं। जी संजय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विभिन्न विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, विभिन्न क्षेत्रों पर बात की गई है, माफ कीजिएगा, जैसे कि निवेश पर बात की गई है, व्यापार और निवेश की जहाँ तक बात है। अभी आपसे थोड़ी देर पहले हमने बेल्जियम से कहा कि 2023 और 24 में जो बेल्जियम और भारत का द्विपक्षीय व्यापार था 15.07 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक था, और जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो निवेश की बात हम कर रहे हैं, यानी कि एफडीआई 3.94 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है। 2023-24 की हम बात कर रहे हैं। तो क्या ये इंगित करता है कि अगर इस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, और बेल्जियम अगर जो भारत में निवेश करता है, तो जो अदर अमेरिका है या फिर चीन है या फिर पाकिस्तान की तो हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो तो किसी मायने में कहीं नहीं बैठता, तो क्या लगता है कि ये मजबूती की तरफ दिख रहा है? और अगर जो इसमें बढ़ोतरी होती है तो वो कमियों को पूरा करने के लिए, जैसे कि जो अमेरिका से जो कमी है उसको पूरा करने में यह मदद मिल पाएगी? देखिए देवेंद्र जी, कहते हैं ना कि जब शासक अच्छा होता है और उसकी नीयत अच्छी होती है और देश प्रगति के पथ पर चल रहा है, जैसा सुरेंद्र जी भाटिया जी ने भी बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि अब भारत वो भारत नहीं रह गया है, भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। देखिए, अभी जैसे टैरिफ वॉर की आपने बात करी और अभी अब आप यूएस कांग्रेस में ट्रम्प के भाषण की बात कर रहे थे कि भारत में 100% टैरिफ लगाएंगे कुछ आइटम से। देखिए उनका ट्रम्प का ये कहना है हम रेसिप्रोकेट करेंगे कि जिन प्रोडक्ट्स पे इंडिया 100% लगाता है उसी तरह हम उन पे 100 लगा देंगे, जिस पे इंडिया कुछ कम लगाता है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। देखिए इस समय कहते हैं ना कि प्रकृति भी या वो शक्ति भी भारत का साथ दे रही है। भारत की जो ताकत है जो आर्थिक, वो उसको समझने की हमें आवश्यकता है। ट्रंप अगर टैरिफ वॉर की तरफ जा रहे हैं तो उसका एक ग्लोबल इंपैक्ट भी पड़ रहा है और वो उस ग्लोबल इंपैक्ट से भारत को क्या लाभ हो रहा है, मैं एक छोटा सा एक आपको उदाहरण बता रहा हूं। अभी जैसे क्रूड ऑयल है, क्योंकि भारत क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है, करीब 180 बिलियन डॉलर का वो भारत क्या कहते हैं डॉलर में पेमेंट करता है। अभी आज जो खबर आ रही कि $70 से नीचे आ गया पर बैरल। अब ये क्रूड ऑयल अगर नीचे आता है तो आप मोटा मोटा मान लीजिए कि भारत को बिलियंस में बेनिफिट होगा, बिलियंस में, वो कैलकुलेशन हो जाएगा बाद में। और दूसरी तरफ अमेरिका भी भारत में को क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो वो तो भारत की शर्तों, भारत अपनी शर्तों पे खरीदेगा। ये ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं। तो भारत तो अब बार्गेनिंग की स्थिति में है कि भाई हमारा इतना बड़ा उपभोक्ता बाजार है, आप बताओ हमें किस माल पे दाम दोगे। अब तो भारत की स्थिति है कि वो अपने हिसाब से निगोशिएट करेगा, क्योंकि अमेरिका भी उन्होंने, ट्रंप ने हमें, मुझे याद आ रहा है कि जो उनका इनॉग्रल वो था जिसमें शपथ ले रहे थे, तो एक मैंने शब्द सुना था
ड्रिल बेबी ड्रिल। तो कि मतलब आप ड्रिल करिए, कुएं खोदिए, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत बड़ा रिजर्व है क्रूड ऑयल का। तो भाई अगर अमेरिका को क्रूड ऑयल बेचना है तो भारत जैसा मार्केट चाहिए उसको। और ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बता दिया कि हम अपनी शर्तों पे ही काम करेंगे। यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने रूस के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, लेकिन भारत क्रूड ऑयल खरीदता रहा और भारत ने रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन को बेचा। भारत ने पैसा कमाया, डॉलर कमाए। ये है भारत की स्ट्रेटजी। तो इस समय अनुकूल है भारत की। ये सब भी भारत के पक्ष में जाती हुई चीजें आ रही हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि क्रूड ऑयल का मार्केट में दाम जितना कम होगा, भारत को उतना ही फॉरेन करेंसी में पेमेंट कम करना पड़ेगा, भारत की और अर्थव्यवस्था और सुधरेगी। तो ये सब बाकी मार्केट तो है ही। जैसे अभी हमारे जो एक्सपर्ट है भाटिया जी बता रहे थे, तो मैंने अभी आपको बताया कि 2021 में 43 करोड़ था और यूरोपियन यूनियन का जो पूरी यूरोप का जनसंख्या है 50 करोड़ है। 2021 में हमारा मिडिल क्लास ही 43 करोड़ था उपभोक्ता बाजार में। तो आप समझ लीजिए भारत कितनी बड़ी आर्थिक ताकत है, इसलिए दुनिया भारत के तरफ आ रही है। अच्छा, एक चीज हमारे समझ में नहीं आती, थोड़ी सी हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत है वो बेल्जियम से कच्चे हीरों का एक तरह से कच्चे हीरे मंगाता है और निर्यात जो करता है वो तरासे हुए हीरे और बहुमूल्य रत्नों को वहां पर भेजता है और मंगाता है ये कच्चे हीरे। सवाल यहाँ पर यह है कि बेल्जियम कच्चे हीरे देता है और तरासे हीरे लेता है। अगर बेल्जियम निवेश भी करता है भारत में, तो अगर बेल्जियम इसी तरासने वाले उपक्रम में अगर निवेश करे तो इससे फायदा भारत को होगा या फिर बेल्जियम को? देखिए, इससे क्योंकि भारत के पास एक कहते हैं ना स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत बड़ी है और दुनिया इसीलिए भारत की ओर देख भी रही है। जिस चीज को हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, जो मोदी जी ने कार्यक्रम शुरू किया था स्किल्ड उसके वाला, तो उसका इम्पैक्ट अब दिखने लगा है। तो भारत के पास ये बहुत बड़ी वर्कफोर्स है स्किल्ड उसकी। अब यूरोपियन यूनियन हो चाहे यूएस हो, उनके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। उनके पास बड़े महंगे लेबर है। उनका मतलब एक आम भाषा में कहा जाए, उनके पास श्रमिक बहुत महंगे हैं, बहुत कीमत उनको अदा करनी पड़ती, इसलिए वहां से इंडस्ट्री उठ के चाइना आई थी, अब इंडिया की ओर देख रही है। तो जो हीरे तराशने का काम है, निश्चित रूप से भारत में हमारा जो गुजरात है, सूरत है, इसका हब है बहुत बड़ा, बॉम्बे है, तो इससे भारत को ही बेनिफिट होगा। जी, मतलब हमें जो कारीगर हैं उनके लिए एक अच्छे चांसेस हैं और उसमें निवेश भी करता है और वो तरासे हीरे लेकर के जाता है, तो इससे भारत को लाभ होगा और साथ ही साथ निवेश करके बेल्जियम को भी इसमें लाभ होगा। ऐसा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं इसमें। जी। अभी 2020 तक जो भारत की स्किल्ड वर्कफोर्स थी वो यूरोपियन यूनियन जाती थी, करीब भारत को 29 बिलियन मतलब 30 बिलियन डॉलर वो भेजती थी। अब वो करीब दुगनी हो गई है, क्योंकि भारत अभी जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए भारत से। तो भारत बहुत बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स को जो सर्विस सेक्टर है उसका बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है भारत। तो मैंने आपके सामने एक आंकड़ा पेश किया है, वो करीब 29-30 बिलियन डॉलर थी, अब वो बढ़ के करीब दुगनी हो गई है। तो ये रेमिटेंसेस हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स जो है, जो टेक्निकल वो है स्किल्ड, उसमें वो भारत को भेज रहे हैं। इसीलिए तो भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, देखिए आप बढ़ता जा रहा है, दुनिया में चौथे नंबर पे पहुंच गया है फॉरेक्स रिजर्व जी भारत का। जी, एक चीज और है कि अगर जो बेल्जियम
सिर्फ स्किल्ड लोगों को अपने यहाँ बुलाए और अपने यहाँ ही तराशने की बात करे, जो कच्चे हीरे भारत में आते हैं फिर वहाँ यहाँ तराशे जाते हैं फिर जाते हैं, यानी ले जाने और ले आने में ये खर्चे होते हैं। भारत अगर जो वहीं इस तरह की कुछ इंडस्ट्री लगा दे, ये एक तरह से कह सकते हैं निवेश की, वहाँ निवेश कर दे, बेल्जियम में निवेश कर दे और अपने यहाँ से लोगों को ही वहाँ पर स्किल्ड लोगों को उसमें काम दे दे, तो इससे तो दोनों लोगों को फायदा हो सकता है, बेल्जियम को भी और भारत को भी। क्या इस तरह की बात? देखिए बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए ये तो क्या एग्रीमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपका अच्छा सुझाव है। लेकिन इससे भारत के दोनों हाथ में लड्डू हैं। हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स को यहाँ भी काम मिलेगा अगर यहाँ लगाते हैं, जिसपे भारत का ज्यादा जोर है कि भाई आप यहाँ लाइए इंडस्ट्री और हमारी वर्कफोर्स को काम मिले, क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना है। देखिए हो क्या रहा है भारत के अंदर, जैसे हमारे अपोजिशन पार्टीज हैं वो नौकरी चिल्लाते घूम रहे हैं। भाई नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर 1.5 से 2 करोड़ के मुश्किल से हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो प्राइवेट सेक्टर में ही हो रहा है और भारत का सारा जोर इसी के ऊपर है। भारत भी चाहता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये सब रेलवे हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों बना रही है, इसी के लिए तो। भाई पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करके दें आपको। चीन ने यही तो काम किया था, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, तब कंपनी आई थी। तो कंपनियां पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मांगती हैं, तो भारत का अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो चुका है। नेशनल हाईवे ने अथॉरिटी ने तो बहुत बड़ा काम किया। आज हमारे पास यूएस से भी बड़ा रोड नेटवर्क बन गया है। तो और जो प्रधानमंत्री जी एनर्जी सेक्टर में बहुत जोर दे रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं कि भारत का जो इंटेलिजेंसिया है राष्ट्र के निर्माण में कितना बड़ा काम कर रहा है। देखिए भारत के पास कोरियम का बहुत बड़ा रिजर्व है, केरल और उड़ीसा में वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। भारत के पास यूरेनियम नहीं है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने फास्ट ब्रीड रिएक्टर का प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया है। ये देश के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है जी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसमें न्यूट्रॉन से यूरेनियम पे उस पर तोड़ के उसका एक प्रोसीजर होता है, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं उसको। फिर वो यूरेनियम थोरियम के साथ उसमें मिला के उससे जनरेट होता है, वो यूरेनियम में कन्वर्ट होता है। ये टेक्नोलॉजी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा डेवलप करना चाह रहे थे और किन कारणों से वो कहां चले गए, क्या हुआ कोई नहीं जानता है, उसके पीछे इंटरनेशनल साजिश थी, वो भारत ने डेवलप कर लिया है। अब वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जब काम करेगा तो आप समझ लीजिए भारत के पास ऊर्जा एनर्जी सरप्लस में होगी। ये हमें जानने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भारत के पास। अभी एआई में काम कर रहा है भारत। फ्रांस ने भारत को होस्ट के रूप में बुलाया था प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो इसीलिए दुनिया भारत की ओर आ रही है। या हमें जानना चाहिए, भारतीयों को जानना चाहिए इस बात को। जी। अब चूंकि समय ज्यादा नहीं है इसलिए हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, सभी विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो एरिस्टड मोदी की मुलाकात हुई और व्यापार निवेश पर बात हुई, विभिन्न क्षेत्रों कृषि पर भी बात हुई। 300 प्रतिनिधि यहां पर आए थे राजकुमारी एरिस्टड्स के साथ और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बात की, विभिन्न नेताओं से बात की, उनसे मुलाकात की, समझौते भी हुए। कुल मिलाकर के यह देखा जा सकता है कि भारत की ओर यूरोपीय संघ भी देख रहा है। भारत एक उपभोक्ता बाजार है और बड़ा उपभोक्ता बाजार है जिस पर निगाहें सभी की हैं। इसलिए आज एक शक्ति के रूप में उभरा हुआ है भारत, और अपने इस खूबी को भारत बखूबी पहचानता भी है और उसी के अनुसार सबसे डील भी कर रहा है। इसलिए भारत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो और इस प्रगति में और भी लोग आएंगे और भी देश आएंगे, भारत के साथ व्यापार होगा, दिन रात प्रगति होगी और यही
हमारी आज की सरकार कर रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।